नमस्ते दोस्तों। आज का सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है कि कल भारत जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप में हार गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसी के लिए कहा जाता है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ये प्रेजेंट के इंडियन टीम और स्टूडेंट्स लाइफ दोनों के लिए सिमिलर है। भारत ने बहुत अच्छा नॉक रखा था, 10 गेम लगातार जीता था भारत के द्वारा, इसलिए ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। भारत के द्वारा 2 बार वर्ल्ड कप जीता गया है ओडीआई के लिए, वनडे के लिए, जो 1983 और 2011 में जीता गया था। कल का जो मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बेहतर पारी खेली गई हेड के द्वारा, जो 137 रनों की थी। और सबसे मुख्य बात है कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये छठा वर्ल्ड कप था जो जीता गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो आज का डेट है 20 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो अभी फेस्टिवल वीक चल रहा था, इसलिए बहुत ही कम आर्टिकल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आज हम लोग मुख्यतः 2 ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे और एक लोकेशन डिस्कस करेंगे जो कि फिलीपींस है। तो फिलीपींस कहाँ है? तो ये दक्षिणी पूर्व में स्थित है। इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट एशियाई देश की। मुख्य बात यह है कि फिलीपींस का 7,641 द्वीप है। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा द्वीप से बना हुआ ये कंट्री है और यहाँ पे लगभग 500 से अधिक नदियाँ भी है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और 4142 माउंटेन्स, छोटे छोटे माउंटेन्स भी हैं, जिसमें प्रमुख माउंटेन जो है वो माउंट अपो है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, मैप में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है रोड सेफ्टी से संबंधित है, क्योंकि कल जो था 19 नवंबर था और 19 नवंबर जो होता है वो होता है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस। ठीक है, 19 नवंबर जो होता है वो वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस होता है, जो कि सड़क दुर्घटना के कारण जिनकी मौत हुई है उसे याद करने का दिन होता है। इसी के लिए ये 19 नवंबर को वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस मनाया जाता है फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या क्या मुख्य कारण है, उसे भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि बुनियादी ढांचों में कमी, उसके बाद लापरवाही, जो कानून का क्रियान्वयन होता है वो भी बहुत ही खराब है, कार्यान्वयन। उसके बाद सुरक्षा मानक, जैसे कि सीट बेल्ट या फिर हेलमेट, ये सारी चीज़ों पे लापरवाही बरती जाती है। भारत में अभी भी एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे जो आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं हैं उसकी जागरूकता बहुत ही कम है, तो इसे भी जागरूक करने की आवश्यकता है। जितने भी रोड्स के लेन हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रक चल रहा है और अगर पीछे से कार ओवरटेक कर रही है, लेकिन अगर ये सिंगल लेन ही है तो ये पता नहीं चल रहा है कि सामने में साइड में कौन है, इसी कारण जो एक्सीडेंट होता है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि जो भी लोग ओवरटेक कर रहे हैं वो क्लियर, जब तक रोड क्लियर सीधा नहीं हो जब तक ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें सलाह दिया गया है। इसको हर एक चीज को, हर एक डायमेंशन को अच्छे से पढ़ेंगे मेंस के फॉर्मेट में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है राज्यपालों द्वारा बिना कारण बताए विधेयकों को खारिज करना संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 200 बहुत ही आजकल चर्चा में है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें मुख्यतः जो है ना, गवर्नर का 4 बातें पे विस्तार से चर्चा किया गया है। एसेंट मतलब कि बिल जब विधानसभा से पास हो जाती है उसके बाद अगर गवर्नर जो है उसे पास करती है उसे एसेंट कहते हैं। उसके बाद विथहेल्ड उसे कहते हैं जब रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके रिटर्न किया जाता है जब गवर्नर के द्वारा, तो अगर दोबारा संशोधन करके फिर से बिल को लाया जाता है तो बाध्यकारी होता है कि गवर्नर उसे पास करेंगे। और पॉकेट वीटो जो होता है कि कोई विधेयक को जब विधानसभा पास कर चुकी है उसके बाद राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है या फिर 2-3 सालों तक, लंबे समय तक उस विधेयक को रिजर्व रखता है, उसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा है विथहेल्ड का है। यहाँ पे विथहेल्ड का मतलब है रिजेक्ट। एक विधेयक है जिसे गवर्नर द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, परंतु फिर से क्या किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि उसी बिल को फिर से ड्राफ्ट करके, नाम चेंज करके फिर से उसे विधानसभा से पास कर देगा, परंतु फिर से
गवर्नर जो है उसको पास करने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि नया बिल है वो तभी बाध्यकारी होगा पास करने के लिए जब वो रिटर्न संशोधन करने के लिए कहता है तब। ठीक है, रिटर्न और विथहेल्ड का ही मुद्दा जो है वो ज्यादा से ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है, ये दोनों टर्म ध्यान रखिएगा। तो आइए अब देख लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले एक बर्ड लोकेशन देखेंगे जो फिलीपींस है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसका नाम फिलीपींस गणराज्य है, जिसकी राजधानी मनीला है और ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, जहां पर लगभग 7641 द्वीप है। फिलीपींस का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि 1,20,000 वर्ग मील, जो इसे दुनिया का 72वां, ठीक है, सबसे बड़ा देश बनाता है। फिलीपींस द्वीप समूह पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में चीन से जुड़ा मलय सागर और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा हुआ है। फिलीपींस को कई नदियों का देश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 421 से 500 से भी अधिक नदियां हैं फिलीपींस में। फिलीपींस की कुछ महत्वपूर्ण नदियों का नाम देख लेते हैं, जैसे कागायन, तो ये महत्वपूर्ण नदी है, देश की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन भी है। इसके बाद मिंडानाओ, अगुशन, पंपमगा। उसके बाद यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही रिच है, ठीक है, बहुत ही मजबूत है। उसके बाद लुभावने ज्वालामुखी, हलचल भरे महासागरों के साथ फिलीपींस जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर के बहुत ही अच्छे देशों में से जाना जाता है, ठीक है, उसी को रत्नों में से एक माना जाता है। तो फिलीपींस में 3142 माउंटेन्स नामित किए गए हैं। सबसे ऊंची चोटी जो है वो पर्वत माउंट अपो है, जो लगभग 2954 मीटर ऊंची है, जिसे फीट में कहें तो 9692 फीट है। अब हम लोग इसे मैप में देख लेते हैं। तो ये जैसे कि मैप है फिलीपींस का, तो यहाँ पे इसकी राजधानी जो है मनीला है, ठीक। तो इसे देख सकते हैं, इसके वेस्ट साइड में साउथ चाइना सी है, ठीक है। उसके बाद इसके साउथ वेस्ट में देख सकते हैं मलेशिया है। उसके बाद जस्ट नीचे देख सकते हैं, इसी की बात कर रहे थे, सेलेबस सी हो गया। उसके बाद दबाओ गल्फ हो गया, सुलू सी हो गया, सुलू सी हो गया, ठीक है। इसके नॉर्थ ईस्ट में फिलीपींस सी हो गया, ठीक है। और देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आइलैंड है। ये जो दिखाया गया, ये रिवर बेसिन दिखाया गया है, लगभग 18 रिवर बेसिस को इस मैप में दिखाया गया है, जो वहाँ पे लगभग सबसे बड़े 18 रिवर हैं उसे यहाँ पे डिनोट किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि भारत में सड़क सुरक्षा को सही लेन पर वापस लाने की आवश्यकता है, ठीक है। जो रोड सेफ्टी सबसे गंभीर बनता जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि विश्व में जब 4 लोगों की मौत होती है तो उसमें से जो एक व्यक्ति होता है वो भारत का होता है रोड एक्सीडेंट से, ठीक है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि भारत की सड़कें जो है वो असामान्य है, मतलब कि भारत की सड़कें भी है वो बहुत ही स्मूथ नहीं है। वे आवागमन और संपर्क, आने जाने के लिए संपर्क, परिवहन और यात्रा के एक विशाल और बढ़ते अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। वे देश के आधुनिकीकरण और प्रभावशाली आर्थिक प्रगति के साथ साथ चलते हैं। इस संदर्भ में भारत के पास मजबूत हेलमेट उत्पादकों, कार निर्माताओं, बड़ी तकनीक और बड़े सड़क निवेश के साथ एक मजबूत सड़क सुरक्षा प्रबंधन ढांचा बनाने का सबसे बेहतरीन अवसर है, जिससे कि भारत जो है वो सड़क पर होने वाली दुर्घटना के दर को कुछ हद तक तेजी से कम कर पाएगा, करने में सक्षम होगा। फिर भी भारत में सड़क से दुर्घटना से होने वाली मौत बहुत बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बहुत बड़ी संख्या में मौत हो रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं फिगर दिया हूं जिसमें बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है कि ये जो है 6 जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे, वे मुख्यतः ये बता रहे हैं जो मेन रीजन है ऑफ रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन 30% ऑफ, सबसे बड़ी बात आप लोगों से 2 डिफरेंस पूछता हूं, फैटल एक्सीडेंट और सीरियस एक्सीडेंट, ये दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कहा गया पहले पॉइंट में कि 30% ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग के कारण हो रहा है। उसके बाद 10 to 30% जो एक्सीडेंट हो रहा है वो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। पॉइंट्स याद रखेगा, पहला स्पीडिंग, दूसरा डिस्ट्रैक्शन। 25% से ज्यादा जो हो रहा है वो अल्कोहल के उपयोग से हो रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शराब का सेवन किया जाता है ड्राइविंग के दौरान, तभी भी होती है इस तरह की मौत है। उसके बाद 65% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो
वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स के कारण हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रैफिक नियमों का कम जानकारी होने के कारण भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे सड़क की दुर्घटना होती है। उसके बाद जो नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, कार्यान्वयन जो है वो ट्रैफिक रूल्स का सही तरीके से नहीं लागू हो पा रहा है, लोगों में जागरूकता कम है, या फिर कह सकते हैं भ्रष्टाचार भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण भी लोग डरते नहीं हैं। जहाँ पे अगर फाइन 10,000 रुपये वहाँ 500 में छूट जा रहे हैं, तो ये भी लोगों में डर कम होता है। इसी कारण ये लगातार इस तरह की लापरवाहियां करते हैं और सड़क दुर्घटना का शिकार बनते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 6 पॉइंट जिसे याद रखेगा, जो मेन रीजन थे रोड के एक्सीडेंट के लिए। इसमें आगे कहा जाता है कि WHO ने हर साल भारत में सड़क पर लगभग 3 लाख लोगों के मरने जाने का अनुमान लगाया है WHO के द्वारा। यह प्रत्येक दिन के प्रत्येक घंटे में 34 से अधिक लोगों के बराबर है। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन परिवर्तनकारी चोट, मतलब कि लाइफ टाइम जो ऐसे इंजरी लगते हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं, किसी का हाथ काटना पड़ता है, किसी का पैर काटना पड़ता है, तो उसका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। तो ऐसे कहा जाता है जीवन परिवर्तनकारी चोट। बहुत बड़ी संख्या में शिकार होते हैं। उसके बाद बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की जो लागत है वो राष्ट्रीय सकल घरेलू, मतलब कि GDP का 5 से 7% होता है, जो सड़क दुर्घटना में उपयोग हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सड़क सुरक्षा एक वैश्विक समस्या है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 13 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन दुनिया भर में सड़क पर होने वाली हर 4 मौत, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हर 4 मौतों में से लगभग 1 जो है वो भारत में होती है। इसके बारे में मैंने बता ही दिया कि 19 नवंबर जो है वो वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस के रूप में मनाया जाता है। इसी के लिए ये आर्टिकल आया है, जो हम लोग सड़क दुर्घटना से सुरक्षित हो सकें, इसके प्रति हम लोग जागरूक हो सकें। जैसा कि सड़क यातायात पीड़ितों और उनके परिवारों को याद रखने, समर्थन करने और कार्य करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए 19 नवंबर को, याद रखेगा ये डेट, 19 नवंबर को सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया जाता है। ऐसे आंकड़ों को हम सभी के लिए एक जागृत कॉल के रूप में काम करना चाहिए। हमें सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और चिंताजनक आंकड़ों के पिछले दैनिक मानव त्रासदियों को कम करने के लिए तत्काल समन्वित, ठीक है, यहां देख लीजिए, तत्काल समन्वित और साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तो दुर्घटना का मुख्य कारण हम लोग पढ़ लेते हैं। कई सड़क दुर्घटनाएं जो होते हैं वो दोषपूर्ण सड़क के कारण होते हैं। रोड में बहुत प्रकार के गड्ढे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट बने होते हैं, ये भी मुख्य कारण है। ठीक है, डिजाइनिंग का जो प्रॉब्लम होता है इंजीनियर्स का। उसके बाद विशेष रूप से तीव्र मोड़, ठीक है, यहाँ पे भी तीव्र मोड़ की भी बात की गई है। वाली सिंगल लाइन, जितने भी सिंगल लेन में तीव्र मोड़ होते हैं, ठीक है, अचानक मुड़ना पड़ता है जिससे पता नहीं चलता है कि आगे किधर जाना है, दाएं जाना है या बाएं जाना है। वे सब मोड़ जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पॉट होता है जहाँ पे दुर्घटनाएं होती है बड़ी संख्या में। उसके बाद बुनियादी ढांचों की कमी होती है, जैसे सड़कों और वाहनों की दयनीय स्थिति। वाहनों की दयनीय स्थिति अभी भी देख सकते हैं कि दिल्ली में डीजल बंद कर दिया गया है, डीजल के व्हीकल्स बंद कर दिए गए, फिर भी देखा जाएगा बहुत बड़ी संख्या में आप लोग देख सकते हैं कि डीजल के व्हीकल मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। वो भले ही छोटे हों, वो भले ही ऑटो हों, लेकिन चलाए जरूर जाते हैं। खराब दृश्यता, जहाँ पे जैसे कि कोहरा का समय हो, जैसे ठंडी में या फिर बारिश हो रहा हो, तो उस समय खराब दृश्यता के कारण भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो जाती है। और खराब सड़क डिजाइन और इंजीनियरिंग, जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता भी खराब होती है। कभी कभी ऐसा होता है अचानक से कहीं रोड धंस गया या फिर बारिश हुआ तो वो बह गया, तो ये सब कारण भी बुनियादी ढांचों की कमी में ही आता है। उसके बाद लापरवाही और जोखिम, तेज गति से गाड़ी चलाना, शराब या नशीली दवाओं के द्वारा भी बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु होती है। थकान या बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, तो इन सभी कारणों के कारण, लापरवाही के कारण भी सड़क दुर्घटनाएं होती है। वाहन चलाते समय भटकना, जैसे कि मोबाइल का उपयोग, सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन गया है। परिवहन की लागत बचाने के लिए ओवरलोडिंग, ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि एक बस में बैठने की जो जगह होती है वो 70 सीट की होती है। मैं पटना का ही एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए पटना से राजगीर जा रहे हैं, कोई भी बस हो, और अभी तो खासकर छठ का समय चल रहा है, तो उसमें देख सकते हैं जितने भी बिहार के बस है, बिहार ट्रांसपोर्टेशन के बस है, चाहे वो एसी हो या फिर नॉन एसी हो, उसमें अगर 70 सीटें हैं तो उसमें कम से कम 120 लोग होंगे। ठीक है, तो ये जो ओवर
लोडिंग है, इसके कारण भी बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हुआ तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है जो लोग खड़े थे। तो भारत में कमजोर वाहन सुरक्षा मानक, तो ये भी मुख्य कारण है। 2014 में ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम द्वारा किए गए एक क्रैश परीक्षणों से पता चला कि भारत की कुछ सबसे अधिक बिकने वाली कार मॉडल जो है वो संयुक्त राष्ट्र के फ्रंटल इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट में फेल हो जाते हैं। बहुत से, मैं यहाँ पे कार्स का नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत से कार ऐसे हैं जिसकी रेटिंग 1 स्टार है या फिर 2 स्टार है। ठीक है, प्रयास करें कि थोड़ा देर से लिया जाए 4 व्हीलर, लेकिन वो लगभग 5 स्टार हो या फिर 4 स्टार हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्वालिटी कम से कम अच्छी हो, इसी की बात की जा रही है। एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि जैसे सुरक्षा सुविधाओं के महत्व के बारे में लोगों की जागरूकता की कमी होती है, जिसके कारण वो गाड़ी में होते हुए ये सुविधा, ये फीचर्स होते हुए भी इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा वाहन निर्माताओं इन्हें मानक फिटमेंट के रूप में प्रदान नहीं करते, बल्कि केवल उच्च श्रेणियों के वाहन में ही उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि एयरबैग्स होते हैं। तो किसी गाड़ी का जो लो सेगमेंट होता है, जो नीचे गाड़ियां होती हैं, जो बेस सेगमेंट होता है, उसमें बहुत जगह एयरबैग्स नहीं होते हैं, होते भी हैं तो 1-2 ही होते हैं। लेकिन वही जो हाई सेगमेंट गाड़ियां होती है, जो ज़्यादा महंगी होती है, उसमें 6-6 बैग्स एयरबैग्स की सुविधाएं वहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है कि उपलब्ध कराया जाए। मिनिमम जो है एयरबैग्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं जो आपके गाड़ी को थोड़ा सुरक्षित रख सकते हैं, उसे बेसिक्स जितने भी मॉडल हैं उसमें भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि दुर्घटना कम हो पाए। उसके बाद आवश्यक उपाय क्या क्या उठाने की आवश्यकता है, जैसे कि विधान का कार्यान्वयन, मतलब कि जितने भी नियम लागू किए गए सरकार के द्वारा वो सही तरीके से कठोर रूप से लागू किए जाए। जैसे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में से प्रावधान किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है परिवर्तन लाना, जैसे व्यवहार में परिवर्तन। तो मोटरसाइकिल हेलमेट का उपयोग करने का बढ़ावा देना, उसके बाद सीट बेल्ट का उपयोग करना, बाल संयम का उपयोग बढ़ाना, उसके बाद ड्राइविंग पर शराब के प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उसके बाद सुरक्षित सड़कें, जैसे सड़कों की योजना, डिजाइन, संचालन के दौरान सुरक्षा पर विचार करना, सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने में योगदान करना। उसके बाद वाहन सुरक्षा मानक, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, उसके बाद प्रभावी कार क्रैश मानक और उन्नत ब्रेकिंग जैसी वाहन सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यह भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद जागरूकता और प्रचार करना चाहिए, जिससे कि लोग सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूक रहें। जैसे कि सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाए, सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण, जो भी हम लोग टेस्ट पास करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, उसके प्रशिक्षण को कुछ कड़ा किया जाए। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जैसे कि सड़क सुरक्षा ऑडिट और सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाए। ठीक है, लेक्चर से आयोजित किया जाए, कम से कम 1-2 लेक्चर्स भी आयोजित किया जाए, जिससे कि लोग पहले इस पे समय दे सके, सीख सके कि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई भी गाड़ी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 8 जो भी आप चलाना चाहते हैं। मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने का प्रस्ताव, यह भारत में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। ठीक है, आगे कहा जाता है मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के क्या परिणाम निकाल गए। तो इन परिवर्तनों के प्रमुख प्रस्तावक के रूप में वह विशेष रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्घटनाओं में कमी देखी गई है। ठीक है, इन सारे राज्यों में ये जो नए संशोधन किए गए हैं मोटर वाहन अधिनियम के, उसमें बहुत ही लाभकारी परिणाम देखे गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने वाली डेटा प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव से दुर्घटना वाले हॉटस्पॉट की पहचान करने में भी मदद मिली है। ठीक है, हॉटस्पॉट की पहचान करने में जहाँ पे ज़्यादा दुर्घटना होती है, ठीक है, उसकी मदद मिली है। और अधिकारियों को भी यह बताने में मदद मिलेगी कि इन पैच को सुरक्षित बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत में सड़क सुरक्षा डेटा सभी राज्यों के पुलिस विभागों द्वारा एकत्र किया जाता है, लेकिन इस जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार लक्ष्य और नीतियां निर्धारित की जाती है। हालांकि तेजी से मोटर चालित देश में सड़क सुरक्षा घटनाओं में कोई भी कमी उत्साहजनक है, लेकिन ठंडी वास्तविकता यह है, मतलब कि वास्तविकता यह है कि जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं या अक्षम हो जाते हैं, उनके डेटा में उल्लेखनीय गिरावट
नहीं देखी जा सकती है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं रोज, हर मिनट, हर सेकंड हो रही है। ठीक है, तो वास्तव में बे राज्यों के बीच उदासीनता की संस्कृति को रेखांकित किया गया है। वास्तव में मेनली कुछ राज्य जो ऐसे हैं जहां पे लगातार जो रोड एक्सीडेंट्स हो रही है वो बहुत ही ज्यादा संख्या में हो रही है। कोविड-19 महामारी जैसे गंभीर संकटों के विपरीत, जिसने सरकारों को जिंदगियों को बचाने और आर्थिक पटरियों से उतरने से रोकने के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर किया। ये कोविड-19 की बात की जा रही है। घटना सड़क दुर्घटनाओं जैसी पुरानी बीमारी केवल प्रतीकात्मक उपायों को जन्म देती है। नए मोटर वाहन कानून में सड़क नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड की क्षमता की जाए। कुछ राज्य इसका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन यह कहने के लिए समान नहीं है कि सभी राज्य इसी तरह का नियम बना रहे हैं। भारत अच्छी इंजीनियरिंग, सुदृढ़ प्रवर्तन द्वारा चिन्हित वैज्ञानिक सड़क प्रणाली की ओर बढ़ गया है। मतलब कि इसका बहुत ही सकारात्मक उपयोग हुआ है भारत में। अभी भी इसके रिजल्ट देखे नहीं गए हैं, गिरावट हुई है, लेकिन कुछ हद तक ही गिरावट हुई है रोड एक्सीडेंट में, लेकिन ये धीरे धीरे इफेक्टिव होता जा रहा है। सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग और सम्मान जरूरी है। आगे की राह के उपाय को अपनाने की जरूरत है कि कौन कौन से नए उपाय अपनाने की आवश्यकता है। तो एक प्रोफेशनल जो होता है वो सड़क वातावरण में परिवर्तन के लिए प्रथम स्तरीय सुधार के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है, जो सड़क के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार। जो आजकल नेता लोग मुख्यतः क्या करते हैं कि फंड तो ले लेते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेते हैं रोड बनाने का, परंतु जो वहां पे मटेरियल उपयोग होता है वो बहुत ही निम्न कोटि का होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि रोड का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही खराब होता है। उसके बाद कमजोर उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं को और एक प्रशिक्षित, पेशेवर और सशक्त मशीनरी द्वारा नियमों के शून्य सहिष्णुता प्रवर्तक से संबंधित। मतलब कि जो प्रशिक्षण से जरूरी है, जब जिस समय हम लोग ड्राइविंग देते हैं, ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, उस समय बहुत ही सावधानी से किसी को पास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ड्राइविंग करेगा उसे हर एक रूल एंड रेगुलेशन को आवश्यक रूप से जानना आवश्यक है। जो लोग ड्राइविंग टेस्ट देते हैं उन्हें जितने भी रोड सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसे जानना आवश्यक है। परिवर्तन का एक प्रमुख तंत्र जो है वो जिला सड़क सुरक्षा समितियां हैं, जिन्हें 1988 अधिनियम द्वारा भी सक्षम किया गया था, लेकिन अस्पष्ट बनी हुई। अभी भी इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया। स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाली ऐसी समितियों की एक अनिवार्य मासिक सार्वजनिक सुनवाई सुरक्षा चिंताओं को उजागर कर सकती है और उनकी अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी पिछले साल बनाई गई संसद सदस्यों की सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो यही बातें कुछ की जा रही है। एक बात और कहा जा रहा है, जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट होता है तो जब कोई व्यक्ति पड़ा है तो आसपास के लोग क्या होंगे, जो भी गांव या शहर के लोग हैं वो उसे घेर सकते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस को कभी भी फोन नहीं करेंगे या कोई भी हेल्प के लिए किसी पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं करेंगे। इसी पे एक बार क्या हुआ कि एक स्टूडेंट से एक व्यक्ति था जो इंटरव्यू देने जाना था, तो पूछा गया कि आप बताओ कि एक ऐसा सिचुएशन है जैसे आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, वो भी आप छोड़ नहीं सकते। एक व्यक्ति का अभी अचानक से जैसे ही आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उसी समय एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई ऐसा रास्ता बताइए कि वो व्यक्ति का भी आप मदद कर पाएं और जो आपका जीवन का लक्ष्य है उसे भी दूर न जाए। मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू भी आप अच्छे तरीके से अटेंड कर लें। तो वो व्यक्ति बस सिंपली वो बस एम्बुलेंस को कॉल करता है और वो दोनों अपना कर्तव्य को निभा लेता है, ठीक है, जिससे कि वो व्यक्ति सुरक्षित रूप से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो इंटरव्यू भी अटेंड कर लेता है। तो इसका यही सही आंसर था कि जो रियल टाइम जो आपका जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं एट ए टाइम। राजमार्गों पर जीवन बचाने के लिए जिला स्तर पर गुणवत्तापूर्ण आघात देखभाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं इसके निष्कर्ष। अच्छे अस्पतालों के और कैशलेस मुफ्त इलाज के अभाव में जीवन और अंग बचाने की दिशा में कोई खास सुधार संभव नहीं हुआ है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। उसके बाद एक स्पष्ट राष्ट्रीय लक्ष्य स्थापित करना और एक उचित रूप से संसाधन युक्त लीड एजेंसी के माध्यम से इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाना चाहिए, जिस पर भारत को प्राथमिकता के रूप में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि रोड सेफ्टी को हम बढ़ा सके और रोड पे एक्सीडेंट का जो रेशियो है उसे कम कर सकते हैं, रेट को कम कर सकते हैं। उसके बाद संशोधित मोटर वाहन अधिनियम वास्तव में ऐसी ही एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान करता है। तो राज्यों को स्वतंत्र लीड एजेंसी बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें मानवीय लागत बहुत अधिक है और अर्थव्यवस्था पर इसका
प्रभाव भी बहुत अधिक है, ठीक है, जिसके कारण इसमें जो होते हैं फंड्स का कंट्रीब्यूशन वो कम रह जाता है। उसके बाद विश्व बैंक के एक अध्याय में पाया गया कि यदि भारत 2014 और 2038 के बीच सड़क पर होने वाली मौतों और चोटों की सफलतापूर्वक आधा कर देता है तो यह संभावित रूप से प्रति व्यक्ति मतलब कि पर कैपिटा जीडीपी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 14% जोड़ सकता है। मतलब यहाँ पे ये रिकमेंडेशन जो किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि अगर भारत जो है 2038 तक जितने भी सड़क एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको आधा कर लेता है, ठीक है, तो लगभग 14% जोड़ने में कामयाब हो जाएगा अपने जीडीपी को, ठीक है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा रणनीति में 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने की भी परिकल्पना की गई है। ऐसा सोचा गया है कि 2025 तक ही रोड एक्सीडेंट है उसको आधा किया जाए, इसलिए बहुत तेजी से सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा के संबंध में कौन सा गलत कथन चुने। तो ऑप्शन ए है, सड़कों के समय पर रखरखाव से कई दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। उसके बाद सुविधाजनक, ये तो सही ही है, सुविधाजनक होने पर पैदल यात्री अक्सर बुनियादी यातायात नियमों की अनदेखी कर देते हैं। मतलब कि कहा जाता है कि जो पैदल यात्री है अगर ऊपर से चढ़ के जाना है, ओवरब्रिज बनाया गया है आम यात्रियों के लिए, फिर भी देखा जाता है कि बहुत से लोग वो रोड से ही पार कर जाते हैं, तो ये भी सही बात है। उसके बाद आपातकालीन सेवाओं की कमी के कारण ये भी सही बात है कि सड़क दुर्घटनाएं जो होती है उसकी मौत अधिक होती है। जब तक लोग अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कानून लागू करना बेकार है। ये गलत है, कानून लागू होने से ही डिसिप्लिन आती है, थोड़ा देर से ही आएगी, लेकिन जब तक कोई कानून नहीं रहेगा तो लोग निरंकुश रहेंगे। इसी में कहा जाता है कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण लोगों को सड़क पर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि नियमों और कानूनों को लागू करना भी महत्वपूर्ण है। यदि लोगों को पता है कि ओवर स्पीडिंग पर अगर उन्हें जुर्माना देना पड़ता है तो वे गति को एक सीमा में ही बढ़ाएं, एक सीमित गति पे ही चलाएं स्पीड को, ठीक है। इसलिए हर एक जितने भी टू व्हीलर फोर व्हीलर होते हैं उसमें एक ग्रीन तरह का बना रहता है स्पीडोमीटर में, जिससे कि आप इसमें अगर इस स्पीड में लिमिट स्पीड में चलाएंगे तो कोई खतरा नहीं है, 60 तक मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी है और रूल रेगुलेशन की भी बहुत आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली गवर्नर का जो अभी समस्या चल रहा है, गवर्नर के द्वारा जो एक विधेयक को रिजेक्ट किया गया है उसी के बारे में है, तमिलनाडु के द्वारा कहा जा रहा है। तमिलनाडु मेनली यहाँ पे विधेयक और गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर की 4 बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 बातें हैं, जैसे कोई विधेयक है अगर उसे पास कर दिया गया विधानसभा से और गवर्नर के द्वारा भी पास कर दिया गया तो वो कानून बन जाएगा। उसके बाद अगर रिजेक्ट कर दिया गया, इसी का मुख्य मुद्दा है, विथ हेल्ड इसे ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा जो है रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कि वो बिल अब समाप्त हो गया, ठीक है, उसे गवर्नर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा क्या किया गया, एक विधेयक है उसे फिर से उसी तरह ड्राफ्ट करके, सेम ही दोनों का जो मुख्य सब्जेक्ट था उसे फिर से नए तरीके से ड्राफ्ट कर और फिर से विधानसभा से पास कर दिया गया और गवर्नर ने फिर से इसे रिजेक्ट कर दिया। तो यही बात कहा जा रहा है, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अगर रिटर्न किया जाता है गवर्नर के द्वारा तो फिर इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन करके फिर से अगर विधानसभा से पास हो जाएगा तो गवर्नर जो है बाध्यकारी इसे पास करेगा, पास करना मैंडेटरी है, ठीक है। परंतु जब विथहेल्ड कर दिया मतलब कि रिजेक्ट कर दिया तो फिर से अगर आप दोबारा नया बिल बनाए हैं तो वो नई प्रकृति से गवर्नर चाहे तो इसे भी रिजेक्ट कर सकता है। पॉकेट वीटो होता है, 1-2 साल तक अगर कोई विधेयक जो है वो विधानसभा से पास हुई है और गवर्नर जो है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, उसे लंबित रखा है, तो उसे ही कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। अब इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, जैसे कि राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियां क्या है। जैसे अनुच्छेद 200, इसमें क्या कहा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 जो है वो किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के पास प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है, जो या तो सहमति दे सकता है या तो अनुमति रोक सकता है, क्लियर रखा है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रिजर्व कर सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल सदन या दोनों सदनों द्वारा पुनर्विचार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकता है, ठीक है।
अभी हम लोगों ने देखा था, ये रोकने का मतलब हो गया विथहेल्ड, और इसका मतलब हो गया रिटर्न। अनुच्छेद 201 में कहा जाता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति दे सकता है या तो नहीं भी दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के पास भी वापस करने का निर्देश कर सकता है। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल के पास क्या क्या उपलब्ध विकल्प है, वह सहमति दे सकता है। अगर जो राष्ट्रपति है उसे वापस किया है तो उसे सहमति दे सकता है, या वह विधेयक के कुछ प्रावधानों या विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए इसे विधानसभा को वापस भेज सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। आरक्षण अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। हालांकि यदि बिल निम्नलिखित प्रकृति का हो तो राज्यपाल उसे आरक्षित भी कर सकता है। ठीक है, रिजर्व भी कर सकता है, जैसे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ इसे भी रोक सकता है। उसके बाद डीपीएसपी के विरुद्ध, उसके बाद देश के व्यापक हित के विरुद्ध, उसके बाद गंभीर राष्ट्रीय महत्व के विरुद्ध, उसके बाद संविधान के अनुच्छेद, ये सब पांचों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित, तो ये सारे बिल्स को राज्यपाल चाहे तो आरक्षित कर सकता है। एक अन्य विकल्प सहमति को रोकता है, लेकिन यह आमतौर पर किसी भी राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक बेहद अलोकप्रिय कार्यवाही है। आगे कहा जाता है कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी इस पे, तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पहले प्रावधान का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद सहमति के लिए उनके पास भेजे गए विधेयकों पर देरी नहीं करनी चाहिए। सही बात है, अगर आपको पास करना है पास कर दिया, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर दीजिए, या फिर अगर आपको राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित रखना है तो वो भी लोगों को बताइए। ठीक है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके लौटाया जाना चाहिए और उसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, इस लेख में जितनी जल्दी हो सके अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण संवैधानिक इरादा है। संवैधानिक अधिकारियों को इसे ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सभी का निश्चित टेन्योर होता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ठीक है, इसी के लिए, और वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जो भी विधेयक पास किया गया है वो जनता के हित के लिए किया गया है, इसी के लिए। और जहां तक कि गवर्नर की बात है, वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है केंद्र सरकार के अभिव्यक्ति से। ठीक है, तो गवर्नर के विलंब के हालिया उदाहरण क्या है, तो इसके अलावा तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर भारत के राष्ट्रपति से अन्य बातों के अलावा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा तय करने का भी आग्रह किया गया है राष्ट्रपति से। ठीक है, उसके उदाहरण के लिए तमिलनाडु में राज्यपाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट से छूट के लिए विधेयक को काफी देर के बाद राष्ट्रपति को भेजा गया। उसके बाद केरल में, ये मामला जो था तमिलनाडु का था, ये केरल में राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा करने से स्थिति थोड़ी अजीब हो गई कि वह लोकायुक्त संशोधन विधेयक और केरल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी नहीं देगा। आगे कहा जाता है कि सहमति में देरी के विरुद्ध कानूनी तर्क क्या है, तो राज्यों का संवैधानिक दायित्व। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की निष्क्रियता ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। यदि राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल कर रहता है तो राज्य सरकार का अनुच्छेद, यहाँ पे क्लियर है कि अगर राज्य सरकार कार्य करने में विफल रहता है संविधान के अनुसार तो राज्यपाल तुरंत 355 के तहत राष्ट्रपति को सूचित कर देगा और वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, इसमें अनुरोध किया गया है कि संविधान के साथ राज्यपाल को उचित निर्देश जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की प्रक्रिया तदनुसार संचालित हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, तो संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत कहा गया कि राज्यपाल को अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए किए गए किसी भी कार्य के लिए अदालती कार्रवाई से पूर्ण छूट प्राप्त है, इसी का वो लाभ उठाते हैं। तो यह प्रावधान एक अनोखी स्थिति उत्पन्न करता है जब किसी सरकार को किसी विधेयक पर सहमति रोकने की राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती देने की आवश्यकता हो सकती है, जो अभी केरल में देखा गया, खुलेआम बोल दिया गया, या तमिलनाडु में देखा गया। इसलिए राज्यपाल को यह घोषणा करते समय कि वह किसी विधेयक पर सहमति रोकता है, उसे
इस तरह के इनकार के कारण का खुलासा भी करना चाहिए कि क्या कारण है जिससे कि आप किसी बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। एक उच्च संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते वह मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, यदि इनकार के आधार दुर्भावपूर्ण या बाहरी विचारों या अधिकारिता का खुलासा करते हैं तो राज्यपाल की इनकार की कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया जाएगा। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया। इस बिंदु का निपटारा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने रामेश्वर प्रसाद और अन्य के मामले में किया। तो याद रखिएगा ये कौन सा केस था, रामेश्वर प्रसाद और अन्य बनाम भारत संघ। ठीक है, तो न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 361(1) द्वारा दी गई छूट हालांकि दुर्भावना के आधार पर कार्रवाई की वैधता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति को नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि न्यायालय भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है। और जरूरी है, आप गवर्नर हैं, अगर आप तो कोई भी बिल लाया जा रहा है तो उस राज्य के विकास के लिए ही ला रहा है, उसके भविष्य को देख के ही लाया जा रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं या फिर उसे सुझाव दे सकते हैं। अगर रिजेक्ट भी करना है तो उसे आप, क्योंकि उस प्रक्रिया में बहुत ही समय लगता है, डेली सेशन होता नहीं है, तो ये जो एक लंबा प्रोसेस होता है उससे बचाने के लिए राज्यपाल को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और कोई भी डिसीजन देने के लिए थोड़ी तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, आगे का रास्ता कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं ने यह आशा नहीं की थी कि राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 200 के तहत कोई कार्रवाई किए बिना विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। गवर्नर प्रोक्रेस्टिनेशन एक नई घटना है जिसके लिए संविधान के ढांचे के भीतर एक नए समाधान की आवश्यकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को देश में संघवाद के हित में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर निर्माण के लिए राज्यपालों के लिए उचित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, जिससे कि जो जनता के द्वारा चुना गया है, जो भी विधेयक जो भी विधायक है वो जनता के लिए चुना गया है, तो उसके जो निश्चित समय है वो निश्चित समय के लिए 5 साल के लिए चुना गया है, तो वो कुछ उल्लेखनीय कार्य कर पाए। इसी के लिए जो राज्यपाल को किसी भी बिल को रोकने का जो है समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, ऐसा सुझाव दिया गया। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है गवर्नर न्यूज में रहते हैं, तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो है आर्टिकल 361 से है और ये जो है आर्टिकल 158 से, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां दी जाती है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। तो ये तो सही है। उसके बाद राज्य सरकार के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 3 तो मैं पहले ही बोल दिया था, और एक ये रिपोर्ट भेजना, रिपोर्ट करना, ये जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वह भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ बिलों को आरक्षित भी किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। और राज्यपाल की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति उसी के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। इसी के कारण ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और इसका सही उत्तर 1 और 3 स्टेटमेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।